देखिए संतूर बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। पहले मैं आपको बताऊंगा दुनिया क्या कहती है। दुनिया ये कहती है कि संतूर जो है ये नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ गलती की, और कई बार वो एक ऐसा ट्रिगर और जैसे आपने कहा ना कि कल्चर को डिस्टॉर्ट करने की एक रणनीति होती है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो रिपल इफेक्ट क्रिएट होता चला जाता है, डोमिनो इफेक्ट। इस फील्ड में यू टर्न। अगर आप अपने लव को, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, सबसे पहले आप खुश रहे। आज लोग खुश नहीं हैं। मैंने डार्क साइड ऑफ कश्मीर, वही मैं कहता ना कि आप इमेजिन करके देखो कि आप आए हो और आपके घर के बाहर ऐसा मॉब आ रहा हो, और मुझे मम्मी ने कहा कि अगर ये लोग आएंगे मैं तुम्हें फ्रिज में डालूंगा। आप मुझे बता रहे हो, मेरी आंखों में मतलब पूरे परिवार ने यही किया है। तो ये बात हम नहीं कर सकते। हे हेलो फ्रेंड्स, मैं सार्थक। आज के इस इंस्पायरिंग पॉडकास्ट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक अमेजिंग गेस्ट हैं, पंडित अभय सोपोरी जी। सो हेलो सर, हाउ आर यू? जी थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए कि आपने टाइम निकाला और आज आप हमारे साथ हैं, तो इंस्पिरेशन हमारे लिए है। एंड आई नो कि हमारे जो भी ऑडियंस इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसमें बहुत एक्साइटिंग स्टोरीज़ हैं और आपको एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानने का मौका मिलेगा कि जो बहुत रेयर आर्टिस्ट आपको इनके अभी यथार्थ स्थिति में आपको मिलेंगे। सो सर, संतूर के बारे में कुछ बताइए। और बिफोर स्टार्ट विद संतूर, सोपोरी मैंने प्रोनाउंसिएट ठीक से किया? और सोपोरी वर्ड नहीं, आपने एकदम सही बोला। देखिए हमारा जो सरनेम है सोपोरी, ओके, ये कश्मीर का जो एक बड़ी खास जगह है सोपोर, तो हम वहाँ से बिलोंग करते हैं और सोपोर से हमारा नाम सोपोरी पड़ा। अदरवाइज हमारा सरनेम जो था, जो पूरा फैमिली का सरनेम है, वो पंडित। तो जैसे मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर साहब पंडित शंकर पंडित, तो आज से 5 जनरेशन पीछे वो जब ट्रैवल करते थे, तो क्योंकि पुरानी बात है तो उस टाइम पे तो पीओके नहीं था, लेकिन प्रेजेंट अगर हम डिविजन्स में कब की देखें, बात कर रहे हैं? जो किस सन की बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 1800 समथिंग उस टाइम की। वो जब ट्रैवल करते थे, हमारी फैमिली बेसिकली फैमिली ऑफ सेंट्स रही है और म्यूजिशियंस तो थे ही, और ट्रैवल उनका रहता था हमेशा। लेकिन मेरे दादाजी के दादाजी पंडित शंकर पंडित जी, वो जब ट्रैवल करते थे, उनका रूट ये होता था, जो करंटली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो एरिया, वहाँ से होते हुए पीछे जो पाकिस्तान का एरिया आता है पंजाब की तरफ, तो वो इस बेल्ट से ट्रैवल करते थे, क्योंकि जम्मू वाला जो साइड है ये 6-7 महीने से ज़्यादा तो बर्फ़ की वजह से बंद रहता था। तो वहाँ पे उस टाइम पे जो म्यूजिशियंस थे, तो वो बड़े अमेज्ड होते थे कि ये कौन सेंट हैं जो इतने बड़े म्यूजिशियन हैं, कहाँ से हैं? अच्छा, सोपोर से हैं। सोपोर होते 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 सोपोरी हो गया। वो इतना पॉपुलर नाम हो गया। So it's a district, I think Sopore is also a district, no? पहले तो ये अलग होता था, लेकिन अभी बारामूला डिस्ट्रिक्ट में सोपोर आता है। और फिर जो उनके बेटे हुए, मेरे दादाजी के फादर पंडित समसार चंद सोपोरी जी, तो वो जब बड़े हुए तो उनका पंडित रहा ही नहीं, उनका सोपोरी हो गया, तो फैमिली में सोपोरी कैरी ऑन हो गया। ग्रेट। सो इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा संतूर जी, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए संतूर बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। पहले मैं आपको बताऊंगा दुनिया क्या कहती है। बिल्कुल। दुनिया ये कहती है कि संतूर जो है ये हमारा साज नहीं है, ये बाहर से आया, ईरान से आया, और इतने कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि लगता है कि अभी अभी एयर टिकट करके लेके आया है। इतनी कॉन्फिडेंस होती है उनकी। और मैं बिल्कुल नहीं सोचता हूं कि मैं अपने वर्ड्स को इधर उधर करूं। मैं इन हिस्टोरियंस को बुलाता हूं इलिटरेट हिस्टोरियंस। ओके जी।
इन्होंने हमारी हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया है। और मकसद क्या है कि कश्मीर का जो अपना इंडिजीनियस कल्चर था, जो कश्मीर की अपनी एक आइडेंटिफिकेशन थी, उसको नकारना और ये कहना जो कुछ हुआ वो सूफी इन्फ्लुएंस के बाद ही हुआ। देखिए, सूफी इन्फ्लुएंस कश्मीर का एक बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल बिल्कुल कल्चर का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे पहले कश्मीर बैंकरप्ट था कल्चरली। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उनको वही प्रूव करना है क्योंकि उसमें उनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट फंसे हुए हैं। तो आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं? आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि संतूर ईरान का साज था, ईरान में भी संतूर है, बड़ा प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, और वहाँ से वो कश्मीर आया और उसके बाद वो कश्मीर में अडेप्ट हुआ। ये उनकी स्टोरी है। अब कोई ये भी सोच सकता है कि इतनी क्या बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात। ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो के आपके पूरी कल्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और कंफ्यूजन और अपने कल्चर को इंफीरियर बनाते हैं। मेन तो मैं ये कहूँगा। एग्जैक्टली। अब असली स्टोरी क्या है? असली स्टोरी ये है, ये वन ऑफ द एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट्स है। यानी हम 2-4-500 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम 4-5 हजार साल की बात कर रहे हैं। 4-5 हजार साल की बात। क्योंकि आप देखिए हमारे कल्चर को कैसे डिस्टॉर्ट किया गया है। अगर आप ऑनलाइन जाएंगे और आप देखेंगे कि महाभारत कब हुई, तो वो आपको बताएंगे कि ये 3000 साल पहले हुई है। अगर 3000 साल पहले हुई है, फिर तो ये हमारे पास ये तो एकदम अभी की बात है। फिर ये तो कितनी, हम तो BC 1000 की बात कर रहे हैं। अगर हम देखेंगे कि वेद किसने लिखे, अब वहां पे डिस्क्रिप्शन आएगा कि वेद व्यास ने वेद लिखे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जब उनके बर्थ का देखा जाएगा तो वो 3-4 साल, 1000 साल किसका वेट कर रहे थे? कोई भी चीज मैच नहीं होती। अगेन, क्योंकि उनको दिखाना है पहले कुछ नहीं था, उनको वही बताना है कि जो कुछ हुआ वो 1500 BC के बाद ही हुआ है, उसके पहले कुछ भी नहीं था। वो तो जो माने सो माने। लेकिन अब आप देखिए कि होता क्या है। कश्मीर में हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है संतूर, इसका एंशिएंट नाम है शततंत्री वीणा। 100 तंत्री साज, वो वीणा जिसमें 100 तारे लगती हैं। तंत्री वीणा। शत मतलब सेंचुरी जैसे। हाँ 100 संस्कृत टर्मिनोलॉजी है। हाँ। ये वेदों में है, सामवेद में रेफरेंस है इसका। अब सामवेद हम बोलते रहें चंद 100 साल पुराना है, वो चंद 100 साल पुराना नहीं है, वो है मिनिमम 5000 साल पुराना। ये वेद हैं हमारे। उसके बाद संतूर के जो रेफरेंसेस कश्मीर में हमें मिलते हैं, जैसे नीलमत पुराना में मिलते हैं। अब नीलमत पुराना कम से कम हम 4th-5th सेंचुरी की बात तो मिनिमम कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं चलिए हजारों साल की हिस्ट्री छोड़ दीजिए, हम 5वीं-6वीं सेंचुरी पे भी आ जाते हैं। उसमें संतूर का रेफरेंस है और वहां पे जो लैंग्वेज यूज हुई है वो डिपिक्ट करती है कि ये 3rd, 4th, 5th सेंचुरी के आसपास का स्पोकन संस्कृत है, विच डजंट मीन कि बुक उस टाइम की है। ओके। इट्स जस्ट जैसे आज अगर मैं कोई किताब लिखूंगा, मान लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी लैंग्वेज आज के वर्ड्स, आज के जो स्पोकन लैंग्वेज है उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस्ड होगी। जेन जी अगर कुछ लिखेगा तो वो जो बोलते हैं हमें तो समझ में भी नहीं आता, लेकिन वो वाली वर्ड्स और वो टर्मिनोलॉजीज यूज करेगा। तो वैसे ही जो वो संस्कृत लिखी गई है वो डिपिक्ट करती है कि ये 3rd, 4th, 5th सेंचुरी के आसपास का स्पोकन संस्कृत है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 3rd सेंचुरी का ही वो है, क्योंकि उसमें लॉर्ड कृष्णा का भी रेफरेंस आता है। लेकिन मैं कहता हूं चलिए ठीक है, 5वीं सेंचुरी पकड़ के चलते हैं कि उसमें संतूर का रेफरेंस है। सूफी इन्फ्लुएंस कब हुआ? 14th सेंचुरी। तो 5वीं सेंचुरी से लेके 14th सेंचुरी तक हम क्या कर रहे थे? संतूर के साथ ट्यून कर रहे थे। सोचने की बात है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और वहां के हिस्टोरियंस, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, वहां के हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? नहीं, हाउ विल दे एक्सप्लेन द गैप ऑफ 2000 ईयर्स? मैं कहता हूं जो 2000 साल यहां किया है, 200 साल, 2000 साल किया है, वो क्यों भूल रहे हो? जो आपने गदर यहां किया उसको क्यों भूलते हो? बिल्कुल।
बिल्कुल। तो जो जैसा मैंने आपको बताया, कहने को हम कह सकते हैं कि क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मेरी एक बारी एक संतूर, ईरानियन संतूर प्लेयर से, मेरे फ्रेंड है, एक बारी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा मुझे कि आपको क्या लगता है संतूर कहाँ का है? तो मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है कहाँ का है भाई, आपका संतूर एक खूबसूरत साज है, आप बजा रहे हो, मेरा संतूर मेरा एक अलग खूबसूरत साज है, मैं भी बजा रहा हूँ, आप भी बजाओ मैं भी बजाता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से आया, क्योंकि अगर आप डिस्कस करोगे तो ये मेरा साज है। अच्छा, तो आपने डिस्कस वैसे नहीं कह भी करते। दिया और हाँ, मैंने बोल दिया, मैंने कहा इसलिए डिस्कस नहीं करते। सही बात है। अब आप ये देखें, शततंत्री वीणा 100 तार, बिल्कुल। ईरानियन संतूर में 72 तार हैं, तो बाकी तार कहाँ गए? कट गए। कहाँ है तार? लॉजिक ही नहीं बैठता, कोई सेंस ही नहीं बैठता। हमारे संतूर में 100 तारे हैं। और मेन ये है कि रिटन एविडेंस है, ऐसा भी Written नहीं है कि evidence रिटन नहीं है। नहीं, बिल्कुल रिटन है। हाँ। और संतूर में 100 तारे क्यों हैं? संतूर बेसिकली यंत्र है, ये श्री यंत्र है, जो Okay. मेरे फादर, मेरे गुरु पंडित भजन सुपोरी जी ने ये फैक्ट पूरा एस्टैब्लिश किया। मेरा तो अभी का रिसर्च है, पीएचडी है, जिसमें मैंने ये हर चीज प्रूव की कि संतूर और कश्मीरी कल्चर कश्मीर का कैसे है। अच्छा। और मेरी पीएचडी बड़ी सिंपल है, मैं पहले ही लाइन से शुरू करता हूं, जो बोला गया है सब गलत बोला गया है। मतलब जो आज तक बोला गया है वो सब गलत अच्छा, बोला गया है, okay. सब झूठ बोला गया है। हकीकत वो है जो कश्मीर में है। देखिए, कश्मीर की हिस्ट्री नॉन कश्मीरीज ने लिखी, तो वो ट्विस्ट हो के आई है। आज के रेफरेंस में उन्हें ये बताना है कि कश्मीर जो है वो बेचारा बड़ा भुगतता हुआ लैंड है, जिसके ऊपर हमारी कंट्री ने एज इंडिया ऑक्यूपाई कर लिया। हमने कोई ऑक्यूपाई नहीं किया, हम ही हैं, हम अपनी ही जगह हैं। देखिए, कन्वर्जन्स वगैरह सब बाद में हुआ है। शैविज्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट फिलॉसफीज है इस प्लैनेट की। What is Shaivism means? शैविज्म बेसिकली, आप अगर एक लाइन में मैं आपको बोलूं, शेवाइट्स वो हैं जो फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड शिवा हैं, Okay. और जो उस फिलॉसफी में हैं बाय बर्थ और बाय वर्च्यू ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सब्जेक्ट, वो शेवाइट्स, वो शैविज्म में आते हैं। फिलॉसफी जो है वो शैविज्म है। शैविज्म लॉर्ड शिवा की जब हम बात करते हैं एज अल्टीमेट एनर्जी, ललेश्वरी कहती हैं कश्मीर की जो वन ऑफ द बिगेस्ट सेंट्स रही हैं, ललेश्वरी, हम उनको ललदित भी बुलाते हैं, इक्वली रिगार्डेड बाय हिंदूज एंड मुस्लिम्स। शिव छुई थले थले रोजान, शिव जो है वो हर जगह है, ओमनी प्रेजेंट है। मौजान हिंदू तई मुसलमान, तो ये जो हिंदू और मुस्लिम इन चीजों में फंसे हुए हो, यहां पे मत रहो। त्रुक छुक पनुन पान प्रजा, जब तुम अपने आप को पहचानोगे, सोई छई दई सी निजान, वो जो अल्टीमेट है, जो अल्टीमेट एनर्जी है, वो आपकी उसके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। यानी जब आप उसको पहचानेंगे तो आप देखेंगे हम। कश्मीर का वन ऑफ द वेरी पॉपुलर, हालांकि पापा की कंपोजिशन है, लेकिन लोग उसको फोक बोल देते हैं, हालांकि फोक कल्चर में ही है। कश्मीर का मोर देन 90% पापा का रिकम्पोज्ड है। उसमें एक गाना है जो आपने भी शायद सुना होगा, हुकुस बुकुस तेलिवन सुकुस। अब ये वहाँ की नर्सरी राइम है। अच्छा। इसकी ट्यून है दादा दारा हुकुस बुकुस तेलिवन सुकुस अनुम बतुक लदुम दे दारा दा। ये पापा की कंपोजिशन है 1974 में। अच्छा। पापा ने ये बनाई थी जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया था, और इसको इंटरनेशनली फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था। और वहाँ की मेरी बुआ हैं, इन द सेंस मेरे दादाजी की डिसाइपल हैं, पापा की डिसाइपल हैं प्रोफेसर कैलाश मेहरा साधु जी, तो उन्होंने ये गाया था। ये नर्सरी राइम है हमारी, हुकुस बुकुस तिलवन सुकुस। आप देखिए कश्मीर क्या लैंड है
नर्सरी राइम जो बच्चों को 2 साल 3 साल की उम्र में सिखाया जाता है वो है तुम कौन हो, ये कौन है, और फिर बताओ मैं कौन हूं। तुम अब कौन ये हो, ये तो कौन है, और मैं कौन हूं, हु एम आई, ये तो स्पिरिचुअलिटी में कब बोला जाता है? जब आदमी ने लेयर्स एंड लेयर्स क्रॉस किए होते। ये कश्मीर का नर्सरी राइम, आप देखिए कश्मीर लैंड क्या है, उसको बाहर से कोई इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह है कि क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंसेस हुए और उसने अपना कश्मीर का कल्चर बनाया। कश्मीर का सूफीज्म सेंट्रल एशिया के सूफीज्म से उसका कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ये कश्मीर का सूफीज्म है जिसमें उसका जो बीज है वो शैविज्म है। और शैविज्म और सूफीज्म बात तो एक ही करता है कि इधर उधर मत जाओ, जो अल्टीमेट है उस पे अपना फोकस बिल्कुल, रखो। बिल्कुल। तो कश्मीर का ये अपना एक कल्चर है जिसमें इन्फ्लुएंसेस हैं, लेकिन उसमें ये कहना, मान लीजिए कि संतूर इधर उधर से आया, अब ये इनको ये कहना है हर चीज बाहर से आई। और कश्मीरी थॉट में आपको एक चीज बताता हूँ, विंटर्स में बाहर से भी आता था सामान, क्योंकि कश्मीर में तो टफ विंटर्स होते थे। अगर वो बीमार हो गया, ये मैंने पंजाबी वो सब्जी खाई थी ना, मैं बीमार हो गया, जिसको बाहर का खाना नहीं पच रहा वो ईरानियन इन्फ्लुएंस लेगा। अच्छा, कश्मीरी कल्चर, जम्मू कश्मीर लद्दाख एज वन स्टेट, अगर हम ये 2019 से पहले बात करें कि यूनियन टेरिटरी में डिवीजन नहीं है, एज वन स्टेट, कोई लेना देना नहीं जम्मू का कश्मीर से, कश्मीर का लद्दाख से। कल्चरली भाषा अलग, खान पीन अलग, रहन सहन अलग, ट्रेडिशंस अलग, कल्चर्स अलग, सब कुछ अलग। जब हम अपने अंदर का ही आपस में मिक्स नहीं किए, इर्द गिर्द से पंजाब नहीं लिया, अफगान नहीं लिया, कोई भी इर्द गिर्द का वो नहीं लिया, बिल्कुल, वो बिल्कुल। घुमा फिरा के मैं ईरान की चीज लूंगा, ऐसे कैसे? वेयर इज द लॉजिक? नाउ अनदर सब्जेक्ट में आपको यहां पे टच करता हूं। हम कौन से ईरान की बात कर रहे हैं? क्या हम उस ईरान की बात कर रहे हैं जो करंट बाउंड्रीज में है? हमने हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया, क्योंकि ये जो एक एरिया था पूरा, ये कल्चरली एक एरिया था। अब ये वैसी ही बात है, आज लोग कहते हैं नहीं जी, अफगानिस्तान जो 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 रबाब है वो अफगानिस्तान का साज है, वो इंडियन इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अफगानिस्तान कब आया? ये तो अभी की बात है जो बाउंड्रीज क्रिएट हुई हैं। अगर हम 47 से पहले बात करें तो जो करंट पाकिस्तान में गाया जाता है, आप आज भी जो पुराने सिंगर्स हैं वो कहते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, यस बोलते हैं ना, कहते हैं। आज शायद किसी रीजन से नहीं बोल पाएंगे, वो चेंजेस हो जाते हैं। जैसे अगर आप वहां पे कलामे इकबाल उठाएंगे तो उसमें आपको सारे जहां से अच्छा शायद नहीं मिलता है, वो पन्ना गायब है। अच्छा, लेकिन लिखा तो था ना। लेकिन आपको मानना नहीं है कि उन्होंने इन अपनी कुलियात में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी लिखा। तो ऐसे जब पन्ने कटते हैं, एक पद्मावत मूवी में एक बहुत ही रियलिस्टिक डायलॉग यूज किया गया, वो है कि वो दिखाते हैं कि वो जो रणबीर सिंह कैरेक्टर प्ले करते हैं, आई हैवंट सीन दैट मूवी। ये क्या, थोड़ा दिमाग से निकल गया। वो ऑडियंस जज करेगी। हाँ, वो कर लेंगी। तो वो कुछ दस्तावेज जला रहा होता है, तो कोई उनसे पूछते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं? ये कुछ इतिहास के दस्तावेज हैं जिसमें मेरा जिक्र नहीं है, तो मैं इनको जला रहा हूँ। यही हुआ है, हमेशा यही हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया गया ना, डेफिनेटली। तो ऐसे ही। और कश्मीर में जो 1990 में हुआ एक्सोडस, वो पहला एक्सोडस नहीं है। कश्मीर की हिस्ट्री में ये 6वां या 7वां एक्सोडस है। तो कश्मीर इतना स्ट्रगल किया है कि वहां पे, मेरा ये मानना है और मेरे पास बहुत वैलिड रीजन है इस चीज को मानने का, और कई कश्मीरी हिस्टोरियंस भी इस चीज से एग्री करते हैं
कि क्लासिकल म्यूजिक, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जो है उसकी जड़ें कहीं ना कहीं कश्मीर से ही हैं। कोई रीजन होगा कि शारंगदेव कश्मीर, आर्यभट्टा कश्मीर, 3 शंकराचार्यास कश्मीर ओरिजिन के, आचार्य अभिनव गुप्त कश्मीर। एस्थेटिक्स कश्मीर की देन है, जो लैंड शैविज्म कश्मीर की देन है, ललेश्वरी कश्मीर की देन है। जिस लैंड ने इतने बड़े बड़े सेंट्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सोपोरी परिवार के इतने सारे सेंट्स और इतने सारे म्यूजिशियंस, जहां ऐसे ऐसे लोग बर्थ लिए हों, ऐसे ऐसी जगह, वो कितना रिच रहा होगा एरिया। लेकिन तब भी आप देखते हैं कि शारंगदेव जो भी वर्क किए वो साउथ की ओर चले गए। इसका मतलब कि कश्मीर इतना डिस्टर्ब था कि वहां जो भी टैलेंट था वो जगह ढूंढता था कि वो टैलेंट कहाँ ज्यादा फ्लरिश करेगा, वो साउथ की ओर चले जाते थे, क्योंकि साउथ में प्रिजर्व रहा। उसको तो इन्वेजन्स कुछ नहीं कर पाए। जितने भी इन्वेजन्स हुए, साउथ एक वॉल थी उनके लिए। और हमारे म्यूजिक में भी ये रिफ्लेक्ट करता है। यस डेफिनेटली, कि 10th सेंचुरी तक बेसिकली म्यूजिक नॉर्थ साउथ का एक जैसा ही था, जिसको हम लोक संगीत कहते हैं। लेकिन जब क्लासिकल के डिसिप्लिन्स लगे, तो आज जो कर्नाटक संगीत है वो तो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से पहले ऐसा ही रहा है। तब्दीलियां जो हैं वो नॉर्थ में आई हैं। कि से मुगल्स आए, हाँ, थोड़ा सा चेंज हो गया, ख्याल अपने आप में डेवलप कर गया। ध्रुपद के बाद ख्याल आ गया, फिर उसमें और तब्दीलियां आई, तो ठुमरी वगैरह ये सब भी एंटर कर गई। तो जो भी इन्फ्लुएंसेस हुए, बहुत कुछ हुआ, वो इधर की तरफ हुए। तभी आप देखेंगे कि टेम्पल्स, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स पुराने टेम्पल्स वहां प्रिजर्व्ड हैं। और कश्मीर की आप हालत देखिए, डेफिनेटली सूर्या टेम्पल एग्जाम्पल देख लीजिए आप। कश्मीर का जो ये तो शक्तिपीठ था, तो सारे तो टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया गया। तो वो इतना डिस्टर्ब्ड हमेशा से रहा। और क्या रीजन था उनको डिस्टर्ब करने का इस पूरे को? क्योंकि ये पूरी दुनिया की हिस्ट्री को कश्मीर नेगेट कर देता है। ये तो बहुत बड़ी जगह, और भी बहुत कुछ है इतना अब। हाँ, इसमें मेनली ये है कि जैसे आप किसी का अब अपने आप को किसी के ऊपर डोमिनेट करना है, तो आपको उनके कल्चर को थोड़ा सा डिस्ट्रॉय या इन्फीरियर दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप अपने कल्चर या अपनी आइडियोलॉजी को उनके ऊपर थोप पाओगे। तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं अगर आपको किसी को रूल करना है या एक्सप्लॉइट करना है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि भाई किसी ने ऐसा किया तो ऐसा दान भी किया, तो फला टेम्पल भी बनवाया, ये भी किया। ये सब बकवास की बातें हैं। जो किसी को रूल करने आता है वो सिर्फ अपना ही सोचता है, वो दूसरे का नहीं सोचता है। या उसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न होता है या डिप्लोमेटिक रीज़न होता है, अगर वो कुछ थोड़ा बहुत, और वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि मैं देख रहा था कि यू आर द 9th जनरेशन आर्टिस्ट हमारे परिवार में। यस, नोन हिस्ट्री में 9th। पर्सनली मेरी सोच ये कहती है कि मल्टीपल जनरेशंस और भी रही होंगी, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे पास वो रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए हम जितना हमें पता है हम उतना ही बोलते हैं। देखिए हमारे रिकॉर्ड कैसे डिस्ट्रॉय हो गया। मैं एक बारी किसी को हंसा रहा था, मैंने कहा मुझे ये नहीं समझ में आता, कश्मीर में जब भी प्रॉब्लम होती है हमारे जगह को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, सोपुरी परिवार को। 1947 में पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान वहाँ चला गया और हम ये रहे। अक्टूबर में पाकिस्तान ने कश्मीर में अटैक किया और आई थिंक समवेयर इन 3rd वीक ऑफ अक्टूबर या कुछ ऐसा था, जिसको वो कबाली रेड बोलते हैं। कबाली काहे के 10 कबाली आगे रखे थे, बाकी तो पीछे सारे फोर्सेस थे उनके, पाकिस्तानी फोर्सेस थी। उस टाइम पे जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो किंग थे महाराजा हरी सिंह, उनके लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो गया पाकिस्तान को कंट्रोल करना, हैंडल करना।
तो उन्होंने मदद मांगी, क्योंकि पार्टीशन हो गया था इंडिया से। और अगर उस टाइम पे इंडियन फोर्सेस नहीं पहुंचती तो कश्मीर का तो मैसेकर किस और ही हद का हुआ था, वहां तब भी हुआ, लेकिन वो लोग ये सोपोर और इस एरिया के बियॉन्ड नहीं आ पाए। ये जब सोपोर एंटर किए तो इनको ये भी मालूम था कि ये कल्चरल हब है सोपोरी परिवार का, और उन्होंने हमारा वो डिस्ट्रॉय कर दिया पूरा। तो हमारे जितने भी पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह जितना भी था, आप समझ लीजिए 47 से पहले वो 99% डिस्ट्रॉय हो गया सारा। वो भी एक माइग्रेशन था, माइग्रेशन कह लीजिए, एक्सोडस कह लीजिए। वहां क्या बचा? एक संतूर, एक कश्मीरी सितार जिसको सहतार बोलते हैं, मेरे दादाजी का अपना सितार जो इंडियन क्लासिकल सितार था, पूजा की कुछ हमारे मतलब भगवान, शिवलिंग, ये एक दो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो शारदा में लिखे हैं, शारदा लिपि थी। अब जब इंसान भागता है ऐसे उसमें, और मुझे लगता है जो भी पार्टीशन में लोग रहे होंगे 47 को, वो इस चीज को समझ पाएंगे कि जब मेरी भागना ग्रैंडमदर भी होता है, स्टोरीज सुनाती थी अपने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, तो काफी हॉरिफाइंग एक्सपीरियंसेस होते और तो आप एक सूटकेस में और कितना डाल सकते हैं? आप 10 सूटकेस ले नहीं सकते। जब आपको 5 मिनट में ये बोला जाए कि आपको 5 मिनट के अंदर निकलना है, तो पहली चीज आप अपने इष्ट को उठाएंगे। बिल्कुल, ये माइंडसेट है एक व्यक्ति का। तो बस यही थोड़े साज वाज, म्यूजिक परिवार था तो एक दो साज उठाए, बाकी वहीं रखा, वो सारा डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद फिर हम लोग श्रीनगर सिटी, हमारा परिवार शिफ्ट हुआ। 1990 का जब इंसिडेंट हुआ तो फिर से परिवार जब कश्मीर से बाहर निकला, तो हमारा जो मेरे दादाजी का घर था, पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी, तो वो सामने एक होटेलियर था, मतलब होटल था उसका, तो उन लोगों ने घर ऑक्यूपाई कर लिया। और जितना अब 47 के बाद 1990 तक था, वो वहां उस दिन डिस्ट्रॉय हो गया। इस हद तक डिस्ट्रॉय हुआ कि पापा ने 3 साल की उम्र में संतूर बजाया है, 4 साल की उम्र में संतूर छोटे कॉन्सर्ट्स में बजाए, 5 साल की उम्र में तो उनका प्रॉपर कॉन्सर्ट हुआ था, जो कश्मीर में वहाँ पे निडोज होटल है, एक ही वहाँ पे ऑडिटोरियम था। 5 साल की एज में, 5 साल की। उस समय बच्चा, मैं अपने बेटा मेरे 6, तो मैं वही इमेजिन कर रहा हूँ, अंकल उस समय 5 साल के होंगे तो। और 6 साल की उम्र में 1954 में पापा का पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ है, और ये हिस्ट्री थी। जिस दिन अनाउंस हुआ तब वहाँ पे रेडियो को रेडियो कश्मीर श्रीनगर बोला जाता था, तो रेडियो कश्मीर श्रीनगर से अनाउंस हुआ, आज आप कश्मीरी संतूर पे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुनेंगे। ये तो हिस्ट्री थी, एक भी फोटोग्राफ नहीं है। वो सारा 1990 में डिस्ट्रॉय हो गया उस घर में जब उन लोगों ने ऑक्यूपाई किया। तो अब इन सारी चीज़ों में जो हमें पता है, मेरे से पहले और हमारे परिवार के जितने भी लेजेंडरी म्यूजिशियन, सेंट्स जो ये सब रहे हैं, मेरे फादर पंडित भजन सोपोरी जी, पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी, पंडित समसार चंद सोपोरी जी, पंडित शंकर पंडित जी, पंडित सूरज पंडित जी, और उससे पहले आप नाम में एक फर्क देखेंगे, पंडित सिद्धजू, पंडित सोमजू, पंडित सहस्त्रजू, इनका सरनेम पंडित ही था, लेकिन कश्मीर में म्यूजिक फील्ड में और स्पिरिचुअलिटी में जो हाईली रिगार्डेड होते थे, उनको वो वहां जू बुलाते थे। अच्छा, जैसे हमारे एक शेवाइट सेंट रहे पंडित लक्ष्मण जू, तो उनका सरनेम राजदान था, उनको लक्ष्मण जू बोलते हैं। वो आप समझ लीजिए जैसे हम जी लगाते हैं तो वो रिस्पेक्ट, वो हाईली रिगार्डेड, मतलब घर में कोई बड़े होंगे तो उनको जू नहीं बोलेंगे। वो म्यूजिक और इसमें, और ये मुस्लिम्स में भी है। हमारे वहाँ पे एक सूफियाना म्यूजिशियन
रहे उस्ताद रमज़ान जू, तो वही जू यहाँ पे भी लगा, तो इसको रिलीजन से भी कोई लेना देना नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया ये सेंट्स थे, और म्यूज़िक थेरेपी भी हमारे फैमिली का अच्छा। हिस्सा रही। जैसे पंडित शंकर पंडित जी, मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर साहब, ये तो हिस्ट्री है, मैं पुराना नहीं कोट करूंगा, एकदम हिस्ट्री जो पता है लोगों को। वहाँ के जो किंग के रेवेन्यू मिनिस्टर थे, कुछ चौधरी नाम था उनका, नाम ठीक से याद टॉकिंग नहीं है। अबाउट विच सन, किस समय की बात हो रही है अभी? ये वही हम 1800 समथिंग की बात कर रहे हैं। हमारी नोन हिस्ट्री बेसिकली 1700 आप समझ लीजिए, 1700 ऑनवर्ड्स हमें पता है। उससे पहले क्योंकि नाम पता होते हैं हमें, इसलिए पता, उससे पहले का मालूम नहीं है। लेकिन मुझे लगता है इतना रिच परिवार है कल्चरली, म्यूजिकली, स्पिरिचुअली, तो ये इतना ही नहीं होगा, और भी होगा, बट एज आई सेड वी डोंट नो द नेम्स। ये लोग पैसे के लिए नहीं बजाते थे, इसलिए हमारा बड़ा गरीब परिवार रहा। मेरे पापा कभी कभी बहुत हंसाते थे, कहते थे हम तो फक्कड़ हैं। मन लगा है यार फकीरी में। जी बिल्कुल। तो इनके पास जायदाद वायदाद नहीं थी, घर था, लेकिन कोई बहुत रिच नहीं थे, क्योंकि ये तो पाठ पूजा वाले लोग थे, और बजाना या ईश्वर के लिए या संतों के लिए, पब्लिक के लिए नहीं बजाते थे। अब अगर कोई सुनना चाहे तो ये कहते थे अच्छा हम फलानी जगह बजा रहे हैं, आप वहां आ जाना। कोई बीमार है, और उस टाइम के जो वैद और हकीम होते थे उनके प्रेस्क्रिप्शन पे लिखा होता था कि आप पंडित सूरज पंडित, पंडित शंकर पंडित जी, पंडित संसार चंद सोपोरी जी, जिनकी भी बारे में बात करेंगे, उनके पास जाके उनको भी म्यूजिक का नॉलेज होता था। अच्छा। फलानी चीज सुनिएगा। क्या बात है। और इनको भी नॉलेज थोड़ी बहुत मेडिसिन की होती होगी। तो वो ट्रीटमेंट ऐसे चलता था विद मेडिसिन एंड म्यूजिक। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लगा कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन में भी एक तरीके से कि हाँ ये फला राग या फला वो। एक बुक है जिसका फॉरवर्ड लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने। उस बुक में ये मैंने जस्ट कपल ऑफ इयर्स बैक मेरे एक डिसाइपल ने मुझे दिखाया। अच्छा। उस बुक में रेफरेंस है, ये 1900 की बुक है। उसमें वो जिन्होंने बुक लिखी है फॉरवर्ड विद टैगोर साहब, कि वो जब कश्मीर गए उनको कश्मीरी म्यूजिक समझ में नहीं आया। ओके। वो कह रहे हैं बड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक है, उनको संतूर का नाम भी नहीं पता था। उन्होंने लिखा है ट्रेपेजियम शेप्ड इंस्ट्रूमेंट, ऐसे करके लिखा हुआ है। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर साहब का रेफरेंस है उसमें कि लोगों ने कहा इनके हीलिंग पावर्स थे। तो ये चीज़ किताब में भी मेंशन्ड है, लोगों को तो पता ही है, जो पुराने लोग हैं उनको मालूम ही है, सोपोर से खास तौर पे जो रहे होंगे। तो लोग उनके पास वो आए रेवेन्यू मिनिस्टर के यहाँ से, कहा इनकी बहुत प्रॉब्लम है, इनको नींद नहीं आती और बहुत इश्यूज हैं, आप इनका वो करें। तो उन्होंने कहा मैं तो ऐसे नहीं बजाता हूँ किसी के लिए, गाता बजाता मैं ऐसे नहीं हूँ, और मैं तो अभी कहीं जा रहा हूँ, तो मैं वापस आऊँगा 5-6 महीने के बाद, फिर जब मैं कहीं बजा रहा हूँगा तब। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, इनकी बहुत तबीयत खराब है। किसी तरीके से उन्होंने उनको कन्विंस कर लिया, पर उन्होंने एक शर्त रखी, कहा ज़मीन पे नहीं बजाऊंगा मैं। फिर कहाँ बजाएंगे? कहा मैं पानी में बजाऊंगा। पानी में, पानी में, पानी में, ज़मीन पे नहीं बजाऊंगा। अब वो क्या उनका रीज़न था, वो आई एम श्योर इसके भी आंसर्स हमें शैविज्म में ही मिलेंगे। तो एक डोंगा अरेंज किया गया। डोंगा होता है जो हाउस बोट होता है ना, हाउस बोट का जो एक बेस होता है पूरा, तो उसको डोंगा बोलते हैं, हाउस बोट को भी। तो वो अरेंज किया गया, या वुलर लेक में। रात में वो बताते हैं कि वो डोंगे में वो रेवेन्यू मिनिस्टर जो थे वो आए, एंड दे से विद इन 2 to 3 hours उनको नींद पड़ गई। अच्छा। जो सालों से भुगत रहे थे। मतलब उनको फिर लिया गया ऐसे ही, वो पूरा कंप्लीट स्लीप में थे। अब ये तो एकदम बात फैल गई कि इनकी इतनी पुरानी प्रॉब्लम थी, और पंडित शंकर पंडित जी ने ये तो इनको ठीक कर दिया, ये कर दिया। तो एकदम फायर की तरह बात पूरी फैल गई। और उसके बाद
उन्होंने उनको एक जागीर गिफ्ट की। अब अभी ये अब उन दिनों श्रीनगर और सोपोर सोच समझ के जाया जाता था, वो इतना आसान नहीं था जाना। तो इन्होंने कहा मैं क्या करूंगा इसका, मैं तो इसलिए तो आया नहीं है, तो आप बीमार थे तो इसलिए मैंने किया। तो सब लोगों ने कहा नहीं नहीं, अरे आप क्या बात कर रहे हैं, आपको ये तो इन अ वे किंग आपको दे रहा है और आप मना कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखो भाई, ये मेरा नहीं है, हम पैसे वैसे के लिए ये नहीं करते हैं, ये तो इतनी इनकी तबीयत खराब थी, अदरवाइज मैं ऐसे गाता बजाता नहीं हूं, हम तो इबादत के लिए करते हैं। तो बहुत रिक्वेस्ट कर करके, जो उन्होंने पता नहीं सोपोर में कितने किलोमीटर्स ऑफ लैंड था, उन्होंने उसका 10%, बहुत फोर्स जब किया 10% लिया। वो 10% भी पता नहीं कितने एकर्स था। बिल्कुल। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस सोपोर में अपने घर पहुंचे, ये बात ऑलरेडी पहुंच चुकी थी कि इन्होंने जागीर एक्सेप्ट की है, भले ही थोड़ी सी की। तो कहते हैं हमारी जो बड़ी दादी थी, उनकी वाइफ, ये जब घर में एंटर ही किए तो वो बाहर आई और उनको बोला इस उम्र में आके बिक गए। तो वो वहीं से यू टर्न लेके वापस निकल गए और वापस आए श्रीनगर और उनको बोला मैंने आपको पहले ही बोला था, मेरे तो अपने घर वाले ही मुझसे नाराज हो गए। बहुत सिंपल बीइंग थे वो, तो मैं तो नहीं ले सकता। फिर बहुत फोर्स वगैरह करने के बाद अब जो अब लिया था उसका भी 10% बचा। अच्छा। जो पता नहीं कितने कुछ 10 एकड़ या कितना लैंड रहा होगा, मुझे ठीक से पता नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छा एक शर्त में मिलूंगा, यहां पे एक कॉटेज बनेगी जिसमें संत आके रुकेंगे। अच्छा। और एक स्टेज बनेगा जहां पे कलाकार आके बजाया करेंगे। ये कश्मीर, जम्मू कश्मीर का पहला स्टेज था। ओके। कंस्ट्रक्टेड स्टेज। अमेजिंग। तो ये चले जाते थे 6-6 महीना, 7-7 महीना, जब इनका नाम सोपोरी पड़ गया। जब वापस आते थे, डजन्स एंड डजन्स ऑफ सेंट्स और म्यूजिशियन साथ में, तो वो वहां उस स्टेज पे फिर परफॉर्म करते थे। संत वहां बैठते थे, वो उस कॉटेज में रहते थे। अब ये तो परिवार रहा है। अब यहां पे यही चीजें सारी रही हमारी। तो नोन हिस्ट्री जो है वो 300-325 साल के करीब की हमारी है, जो हमें पता है। अब उससे पुराना कितना था वो तो ईश्वर जाने। और बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है इस परिवार का। मैं आपको बताऊं, इस पूरी लाइन को अगर किसी ने ब्रेक किया, वो मेरे दादाजी पंडित शंभुनाथ सोपोरे जी। उन्होंने कहा म्यूजिक को मास तक लेके जाना है। तो सूफियाना के जितने भी म्यूजिशियंस हैं वो मेरे दादाजी से बहुत नाराज हुए। अच्छा। कि ये आप गलत कर रहे हैं, ये मास के लिए नहीं है, ये सिलेक्टेड फ्यू के लिए है जो इस चीज को समझ सकते हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम फ्यू के लिए रखेंगे तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो बचेगा ही नहीं। और दादाजी ने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सिखाया। और उनके जो डिसाइपल्स हैं, जो मतलब उनसे सीखे हैं, 35,000 से ज्यादा ये नंबर है। 35,000 से ज्यादा? जी। ना सिर्फ म्यूजिशियंस बनाए, सुनने वाले बनाए। मेरे दादाजी का एक वो पेटेंट डायलॉग था, सुर लगाओ। अगर आज आप उनको इंटरव्यू कर रहे होते, वो आपसे इतनी बात नहीं करते। वो 10-15 सेकंड में सारी उनकी बातें खत्म हो जाती और वो आपसे घुमा के कहते बेटा अब सुर लगाओ। उनको म्यूजिक ही आता था। अच्छा। तो वो जैसे कश्मीर में लेडीज आमतौर पे शॉपिंग के लिए नहीं जाती थी, तो वो जैसे कुछ सब्जी खरीदने गए, तो अब बाय द टाइम वो कश्मीरी साग उनको देता, बेटा चल सुर लगाओ। अच्छा। अब इनिशियली क्या होता था, उनको सब प्यार से मास्टर जी बुलाते थे। अरे मास्टर जी मैं सब्जी बेचूंगा कि आपको साला, ये लीजिए सा, हाँ हो गया, बस हो गया। ये मुझे दादाजी ने खुद बताया। फिर धीरे 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 हो गया, अरे मास्टर जी आपने एक ही लाइन सिखाई थी, आगे तो सिखाया नहीं। कहावत है, कहावत क्या है, ये तो मैं देखा हुआ हूँ खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर दादाजी के पास कोई 15-20 मिनट के लिए भी बैठता, वो जब बाहर निकलता, ध्रुपद, ख्याल, भजन, नाते शरीफ, अच्छा, ठुमरी, तराना,
कुछ ना कुछ गाते हुए बाहर निकलता। अरे वाह। मेरे दादाजी को कोई बात करनी नहीं आती थी। हाँ। उनकी जिंदगी में 2-3 चीजें थी टोटल। जैसे मैं उनको अगर फोन करता, वो मुझे प्यार से, मेरे घर का नाम जिप्पी है, वो मुझे प्यार से जिप्पी जी बुलाते थे। मैं जब बड़ा हो गया, परफॉर्म करना शुरू किया, तो मुझे जी करके बात करते थे, जिप्पी जी। तो मैंने फ़ोन किया, दादाजी नमस्कार। अरे जिप्पी जी, वाह 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 वाह, कैसे हो? दादाजी मैं ठीक। आप कन्वर्सेशन देखिएगा, हाँ। कैसे हो? मैं ठीक। खाना खाया? जी खाया। क्या खाया? ये खाया। और अच्छा, वाह 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 वाह। कॉन्सर्ट कैसा रहा? खत्म, दैट्स इट। कॉन्सर्ट कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या बजाया? मारवा बजाया। वाह 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 वाह। बंदिश गाई? हाँ जी गाई। कौन सी? ये वाली गाई, ये वाली गाई। तराना गाया? अगर गाया होगा, हाँ जी गाया। कौन सा? ये गाया। अगर नहीं गाया, क्यों नहीं गाया? दादाजी टाइम नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अगली बारी तराना जरूर गाना। अब हो गया ना? लो दादी से बात करो। दैट्स इट। इसके अलावा दादाजी कुछ नहीं बात करते थे। 80% 90% तो उन्होंने वही। हाँ, music और से ये related। 30-35 सेकंड में कन्वर्सेशन खत्म हो जाती थी। वो कहते थे अब लो दादी से बात करो। अच्छा, यहाँ एक और चीज थी, अगर मैंने कोई हल्की राग ले ली नाम से, मान लीजिए जैसे किरवानी एक राग है, बड़ा खूबसूरत राग है, लेकिन हल्का राग है। खाना खाया, ये किया, वो किया, कॉन्सर्ट कैसा रहा? अच्छा रहा। ये क्या बजाया? दादाजी किरवानी बजाया। अच्छा, लो दादी से बात करो। फिर वो पूछते नहीं समझ गए। बंदिश गाई, तराना गाया, कि किरवानी बजा के आ रहे हो तो देन ठीक है। मैं 1-2 बारी कुछ अप्रचलित राग बजा लिया, तो मुझे कहते हैं तो श्री बजाया करो, पूर्य कल्याण, पूर्य धनाश्री, ये सब बजाया करो। ये अप्रचलित राग कभी कभी ठीक लगता है, ज्यादा मत बजाया करो। अच्छा, कोई कॉम्प्लिकेटेड होते हैं? थोड़ा नहीं, उनका है कि जो नॉन भारी राग है वो बजाया करो। एक सोच बड़े बुजुर्गों की। उन्होंने सुनने वाले भी बनाए, गाने वाले भी बनाए, और उनका विजन देखिए क्या था। उन्होंने स्कूल में म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया 1950s में। मतलब 47 में श्रीनगर आए, 2-3 साल में अपने आप को स्टेबल करके अपना स्कूल खोल दिया। और स्कूल्स में अलग अलग, जैसे वहां पे एक जगह है गोगजी बाग, वहां पे स्कूल है, वहां पे म्यूजिक शुरू करवाया, तो बच्चे म्यूजिक सीखने लगे। फिर वहाँ एक वुमेन्स कॉलेज है मौलाना आज़ाद रोड पे, वहाँ पे उन्होंने बैचलर्स इन म्यूजिक शुरू करवाया। अच्छा जी। तो जो कश्मीर की बच्चियां थीं, गर्ल्स थीं, वो वहाँ पे सीखने लगे। अब आप विजन देखिए क्या है उनका। फिर और भी कॉलेजेस में गया। कश्मीर ऐसी जगह थी जहाँ ये बोला जाता था म्यूजिक हराम है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन यही वर्ड है। हाँ। एंटी रिलीजन है। फिर सोशल टैब्यूज कि अच्छे घर के बच्चे जो होते हैं वो संगीत और इन सब में नहीं जाते। और दादाजी के स्कूल में भरतनाट्यम भी सिखाया जाता था, कथक भी सिखाया जाता था, कर्नाटक म्यूजिक भी सिखाया जाता था। ये लड़कियां म्यूजिक सीखी, इनकी शादियां हुई, नेक्स्ट जनरेशन आई। नेक्स्ट जनरेशन म्यूजिकली इंक्लाइंड थी, क्योंकि अगर मदर म्यूजिक में है, बच्चा म्यूजिकली इंक्लाइंड होगा। फादर से डायरेक्टली नहीं जाना जरूरी नहीं है, मदर से जाएगा। मैं कहता हूं उनका विजन कैसा था। और मेरे फादर साहब जब वो 74 में अपना एजुकेशन वगैरह सब कंप्लीट करके वो अमेरिका भी चले गए, वहाँ से वेस्टर्न म्यूजिक कंपोजिशंस करके भी आए, ऑल इंडिया रेडियो ज्वाइन किया, और उन्होंने कंपोजिशंस शुरू की, जिसने पूरा, उसको बुलाया जाता है रेनेसांस ऑफ म्यूजिक इन कश्मीर। उसका ग्राउंड था जो दादाजी ने 50s, 60s, अर्ली 70s में जो काम किया था। वो जो पूरा 50, पूरा 60 और ये यानी 25 साल जो उन्होंने काम किया, वो ग्राउंड मेरे फादर को मिला। और कश्मीर में जो लेजेंड्स क्रिएट हुए, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, कश्मीर के लेजेंड, क्लासिकल में भी कश्मीर इंसान अगर ठान ले और अपना विजन पे लगा रहे तो कैसे कितना मिरेकल कर सकते हैं। और ये इस परिवार की एक ऐसी देन है हमारे कंट्री को, इस प्लेनेट को। मैं आपको बताऊं, रिसेंटली कश्मीर में इस साल 2-3 महीने पहले पहला बैच ऑफ मास्टर्स इन म्यूजिक हुआ है। मुझे 6-7 साल लग गए इसको कराने में। मतलब मैंने उनसे कहा जहां दादाजी ने छोड़ा था बस वहीं रुकना है, लेट्स इंट्रोड्यूस मास्टर्स।
और सेम डायलॉग मुझे अभी भी सुनने को मिला। मुझे किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, मुझे किसी ने बोला, अरे अभय साहब क्या आप ये लगे हुए हैं मास्टर्स इन म्यूजिक, आपको पता है ना ये हराम है। अरे मैंने कहा जब बैचलर्स में नहीं है तो मास्टर्स में क्यों हो जाएगा? ऐसे लेट इट बी, मत करिए ये। हमारे इस टॉपिक पे ज्यादा जाएंगे नहीं, लेकिन ये है कि अब कुछ लोगों की माइंडसेट आप नहीं बदल सकते हैं। मैं बहुत सरप्राइज था कि एक पढ़ा लिखा आदमी, एक डॉक्टरेट आदमी, डॉक्टरेट लेवल का आदमी मुझसे ये बोला। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, मैं और स्ट्रांग हो गया कि मैं तो करके ही रहूंगा विद द ग्रेस ऑफ गॉड। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का इतना सपोर्ट रहा कि मैं ये कर पाया, एंड विद द ग्रेस ऑफ गॉड वहाँ पे पापा के डिसाइपल्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं इस टाइम पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इग्नू से पढ़ के बहुत अच्छे से पढ़ के गए हैं। मैंने उनसे कहा है इसको हमें आगे बढ़ाना है, और जो ही 2 साल मास्टर्स के हो जाएंगे आई विल मेक श्योर कश्मीर में PhD क्रिएट होगा म्यूजिक में, गॉड विलिंग जरूर होगा। देखिए अपने बियॉन्ड सोचना होता है डेफिनेटली। और वही है कि जब हम आए हैं तो हमारे होने से क्या इम्पैक्ट पड़ा सोसाइटी में, और अपने कल्चर के लिए और अपने इस इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म के लिए, वो मायने रखता है। हमारे परिवार का आई थिंक यही हमेशा एक वो रहा कि अपने लिए तो सब जीते हैं, आपको अपने लिए तो जीना ही है, क्यों नहीं जीना है, लेकिन आपको यू हैव टू गिव बैक टू योर सोसाइटी। आप कैसे आए और निकल गए वापस ऊपर, तो क्यों आए? मैं आपको इसमें एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं छोटा ही था, छोटा मतलब स्कूल में था, दिल्ली की बात है ये। मैं पापा से एक बारी बोला कि मुझे म्यूज़िक में कुछ चीज़ें लगता है कि जो ठीक नहीं जा रही और मैं उसमें वर्क करना चाह रहा हूँ। तो पापा वेरी कूलली टोल्ड मी, पूरे परिवार ने यही किया है फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, आप भी यही कर लो। और 2 चीज़ें पापा ने मुझे बोली, मतलब हल्के वे में ये भी बोल दिया और इन अ वेरी सीरियस मैनर 2 चीज़ें मुझे बोली। कहा लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना, इस फील्ड में यू टर्न नहीं है। जब आप ग्राउंड पे उतरते हैं, काम करते हैं, लोग अपनी इंस्पिरेशंस आपके साथ जोड़ते हैं, एस्पिरेशंस जोड़ते हैं, लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस आपसे जोड़ते हैं, लोग आपसे एक उम्मीद रखते हैं। अब आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पहले तो फ्री था तब मैंने कर लिया, आज मेरे पास टाइम नहीं है, और आप नहीं, किसी भी रीज़न से आप नहीं करोगे, तो आप अगर बंद करोगे इट्स क्रिमिनल। तो ये लेके चलना, अगर ये काम करना है तो फिर अपने प्रोफेशनल कैरियर में कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कई चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, ये नहीं छोड़ पाओगे, ये बांध के चलना। और दूसरा, जो एक्चुअली पहली बात थी, ये तो दूसरी बात थी, रेवोल्यूशंस पैलेसेस में नहीं बैठ होके होते। एसी रूम में मुझे बोलोगे म्यूजिक में गड़बड़ है, इट डजंट मेक एनी सेंस। ग्राउंड पे उतरना, काम करना, फिर कहना ये प्रॉब्लम थी, ये मैंने किया, ये किया जा सकता है, उसका वैल्यू होगा। कमरे में रह के बोलोगे ये करना है, वो करना है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। और मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में अब तक यही किया है। जैसे कि मैंने आपको बताया, से फॉर एग्जांपल कश्मीर में मास्टर्स आया, मास्टर्स से पहले 2016 में बहुत सारे चीज़ों में एक और चीज़ ये भी थी, एक तो कल्चरल पॉलिसी, और उसके बाद एजुकेशन में हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज आइडेंटिफाई किया गया, जो मैंने गवर्नमेंट से कहा कॉलेज आप आइडेंटिफाई करिए, वो मेरा काम नहीं है, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज होना चाहिए जहाँ पे कि म्यूज़िक होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को म्यूज़िक मिले। बिल्कुल। तो वो जो इस तरीके की चीज़ें आपको करना पड़ता है, आपको इनिशिएटिव्स अपनी लाइफ में लेने पड़ेंगे, और करते 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 आपको सडनली पता लगता है कि कुछ ऐसा हो गया, इन्हीं में से कोई ऐसा टैलेंट निकल के आएगा जो इस कंट्री का एक इतना बड़ा, एक बाद में म्यूजिशियन बनेगा, कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करेगा कि पूरी कंट्री उसको याद रखेगी। बिल्कुल, ये तो एक मैं कहूँगा कि हवन कुंड है, हमने अपने कर्मों की आहुति
देनी है और बाकी सब ऊपर वाले को समर्पित है। कई बार रिजल्ट जो होता है वो कर्म हमारे हाथ में है, जो आप बहुत बखूबी निभा भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। मैं आपका जब बायो के गो थ्रू जा रहा था, तो मैं देखा, जैसे हम सुनते हैं कि ग्रेड ए आर्टिस्ट दूरदर्शन में, और काफ़ी सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, तो थोड़ा उसके बारे में मुझे बताइए। और हमारे ऑडियंस को बताइए, दूरदर्शन ग्रेड ए आर्टिस्ट की ग्रेडिंग होती कैसे है? देखिए, हमारा जो ऑल इंडिया रेडियो का ग्रेड है म्यूजिशियंस के लिए, सॉरी, ऑल इंडिया, दूरदर्शन नहीं, दूरदर्शन जो है वो प्राइमरली डांस के लिए होता है। अच्छा, हम बोलते हैं ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन क्योंकि दोनों एक ही बॉडीज हैं, ओके, लेकिन हम क्योंकि म्यूजिक से वाबस्ता रखते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ऑल इंडिया रेडियो, लेकिन मतलब एक ही है, ओके, दोनों जगह लागू होता है। देखिए, ये जो ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेडेशन सिस्टम है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आपको टॉप ग्रेड मिलता है तो आपको पंडित या उस्ताद का टाइटल कन्फर किया जाता है। ओके। तो मुझे जब 2019 में एज संतूर प्लेयर टॉप ग्रेड मिला, तो जो उन्होंने एक सर्टिफिकेट दिया, तो उस पे पंडित अभय रुस्तुम सोपोरी लिखा गया। तो ये आपको इन अ वे कन्फर किया जाता है, तो इसका बहुत एक वैल्यू है, एक ऑनर है। लेकिन ग्रेडेशन सिस्टम क्या है कि जब एक म्यूजिशियन एक पर्टिकुलर लेवल पे आप कहें कि पहुंचता था, क्योंकि हर जगह बहुत सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है अभी, लेकिन हमारे पुराने, में लेजेंड्स की बात करूंगा, अपनी बात नहीं करूंगा, हमारे पुराने लेजेंड्स जो थे, जितने भी इस कंट्री के लेजेंड्स रहे हैं, जब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में दिया तो पहले उनको बी ग्रेड मिला या बी हाई ग्रेड मिला। फिर कुछ सालों के बाद अगर बी ग्रेड मिला था तो फिर उनको बी हाई ग्रेड मिलता था। फिर कुछ सालों के बाद जब उनका इतना नाम हो गया होता था, वो पूरी कंट्री में परफॉर्म कर रहे होते थे, और उनको लगता था कि हाँ, हम इस लेवल पे अब हैं, तो वो फिर ए ग्रेड के लिए अप्लाई करते थे। ओके। क्वालिफाई किया तो उनको ए ग्रेड मिलता था। ए ग्रेड का एक पीरियड होता था जिसमें कि आप इमिडिएटली अप्लाई नहीं कर सकते थे, और जब वो टॉप ग्रेड लेवल तक पहुंचते थे, वो ऑलरेडी नोन लेजेंड्स होते थे इस कंट्री के। आजकल उसमें थोड़ी सी फर्क आ गई है कि टॉप ग्रेड किसी को मिलेगा तो पता चलेगा कि उसको कोई जान ही नहीं रहा है कौन है। थोड़ा सा डिटोरिएशन आ गया है, लेकिन उनमें वो नाम भी होते हैं जो इस कंट्री की क्रीम होती है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा ऑनर है जब किसी को टॉप ग्रेड मिलता है। आई थिंक कोई भी अवार्ड, कोई भी, चाहे ग्रेडेशन हो, कोई भी अवार्ड हो, एक एक्नॉलेजमेंट है। डेफिनेटली आपके एफर्ट्स को कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है, और उसको एक मींस एक सपोर्ट भी मिल रहा है, और रिकॉग्निशन तो मिल ही रहा है। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि दे डोंट डिफाइन एनीथिंग। यानी अगर आपको टॉप ग्रेड नहीं मिला है तो ऐसा नहीं है कि आप म्यूजिशियन नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अग्रीड, टोटली अग्रीड, क्योंकि ना मिलना किसी भी रीजन से हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कभी बैड लक भी होता है कि ऑन द डे ऑफ द रिकॉर्डिंग आपका गला खराब हो गया, थोड़ा सा सुर इधर उधर लगा, और सर मुझे ये यूएन का मैं देख रहा था, तो व्हाट्स दैट, एंड आपने चाइना एंड अमेरिका में भी एज अ गेस्ट लेक्चरर वहाँ पे भी क्लासेस दी हैं, तो उसके बारे में ज़रूर बताइए। देखिए, यूनाइटेड नेशंस का एक्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जिसको यूनाइटेड नेशंस ने एक्रेडिट किया है, गांधी ग्लोबल फैमिली। ओके। तो उनका एक जो हाईएस्ट अवार्ड है, गांधी ग्लोबल पीस अवार्ड, वो उन्होंने कई महान लोगों पे कन्फर किया है। दलाई लामा, जब यूएस प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उस वक्त उनको किया था। बहुत बिग नेम्स। यूएस का तो उनमें डर लगता है, यूएस का तो खुद ही पीछे पड़ जाते हैं कि मुझे ये अवार्ड चाहिए, मुझे ये। अभी वो ट्रम्प चाचा जो हैं, उनको नोबेल पीस, मतलब वो खुद मांगने में लगे हुए हैं, तो मतलब वो क्रेजी है। चलिए, लेकिन उसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और एक छोटा सा नाम विद द ग्रेस ऑफ गॉड मेरा है। मुझे
वो अवार्ड मिला, मैं बड़ा सरप्राइज था, लेकिन उन लोगों ने मुझसे कहा कि जो जम्मू कश्मीर में आपने काम किया है, इन द पीक ऑफ मिलिटेंसी, मैं कल्चर की बात करता रहा हूँ। मैं कहाँ अकेले, पापा बात करते रहे, मैं तो उन फुटस्टेप्स को फॉलो किया हूँ हमेशा। लेकिन उन्होंने कहा कि जो काम हुआ है यूथ को जोड़ना म्यूज़िक से इन द मिड ऑफ मिलिटेंसी, उसके लिए ये मुझे अवार्ड मिला था। क्या बात है। विद द ग्रेस ऑफ गॉड समहाउ मुझे जितने भी अवार्ड्स मिले हैं, मैं मोस्ट ऑफ द अवार्ड्स में यंगेस्ट रेसिपिएंट रहा हूँ, और ये ब्लेसिंग है एक ऊपर वाले की कि लोग आपके काम को सराहते हैं, एक्नॉलेज करते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन और था चाइना और चाइना यूएस वगैरह का मेरा ये था कि मैं कई इंस्टीट्यूट्स में बाहर एज विजिटिंग फैकल्टी गया हुआ तो हूँ। वहाँ के स्टूडेंट्स का क्या एक एक्साइटमेंट रहता है अबाउट आवर इंडियन आर्ट फॉर्म? देखिए बहुत अच्छा है। मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स में गया था एज विजिटिंग, चाइना में भी, मतलब चाइना में भी गया हूँ। अच्छा लेकिन यूएस जब मैं गया था तब तो मैं खुद ही कॉलेज में था, अच्छा। और विजिटिंग फैकल्टी गया था टू पीएचडी स्टूडेंट्स। ओह, एट द एज ऑफ, आपकी एज उस समय क्या थी जब आप गए थे? मैं था 20 के ऊपर ही था, 21-22। हाँ 21-22, मैं कॉलेज फाइनल ईयर हाँ, में था। हाँ, मैं और पीएचडी के मैं पीएचडी स्टूडेंट्स का विजिटिंग फैकल्टी था ऑन जो उनका वर्ल्ड म्यूजिक सब्जेक्ट आता है, उसमें इंडियन म्यूजिक के ऊपर मैंने लेक्चर वगैरह दिया था वहाँ पे। चाइना में 2000 बेसिकली 2019 में पापा वहाँ पे गए थे और उन्होंने पूरा एक फैकल्टी क्रिएट किया। अच्छा। और आपने रिसेंटली देखा भी होगा जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी चाइना गए थे रिसेंट विजिट में, तो वो बहुत वायरल हुआ था वीडियो। वो खड़े थे जहाँ पे, वहाँ पे जो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रही थी संतूर, वो हमारा डिसाइपल है पापा की और मेरी। अच्छा। वो उस टाइम पापा ने क्रिएट किया था। फिर पापा के डिमाइस के बाद 2022 में तो उन्होंने मुझे एज गेस्ट प्रोफेसर ऑन बोर्ड लिया, और पहले तो मैंने ऑनलाइन सिखाया कुछ महीने, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे चाइना कॉल भी किया। वहाँ की ये सबसे बड़ी कंजर्वेटरी है, और कंजर्वेटरी गवर्नमेंट फंडेड है उनकी, और वहाँ पे फिर मैंने फर्दर संतूर सिखाया, इंडियन म्यूज़िक सिखाया। मीन्स चाइना में भी और अभी एक चाइना में भी। अट्रैक्शन है लोगों को इंडिया, जैसे हम सोचते देखिए हैं कि हमारे, बहुत क्लोज सा उनका वो रहता है। देखिए मैं आपको बताऊंगा, पॉलिटिकल लेवल पे तो चीज़ें अलग होती हैं, हाँ। लेकिन जब हम आवाम पे आते हैं, सिटीजन्स पे आते हैं, तो लोग उस सोफे पे भी वैसे ही बैठे हैं, इस सोफे पे भी ऐसे ही बैठे हैं, और सबको कल्चर अच्छा लगता है। अब वो वहाँ पे बैठ के इंडियन म्यूज़िक के ऊपर, अब जो डिसाइपल है चाइना में, उसने इंडियन संतूर के ऊपर पीएचडी किया है। क्या बात है। तो इंडियन कल्चर लोग बहुत सराहते हैं, उनको हमारा म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है, और हमारा म्यूज़िक है भी ऐसा, बहुत साइंटिफिक है, हमारे ह्यूमैनिटी के साथ, हमारे एवोल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। और कुछ लोग इसकी जो एक प्रेजेंटेशन है उससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। कुछ लोग हमारे म्यूज़िक को मेडिटेटिव एक वो ले लेते हैं, अंदाज से लेते हैं कि ये तो इतना मेडिटेटिव है। तो अलग अलग रीजंस हैं लोगों को इसको चाहने के। तो ये आज की जो करंट जनरेशन है जिसको हम जेन जी से संबोधित कर रहे हैं, हम वैसे इतने बड़े थे और वो जेन जी और जेन ये अल्फा में भी बांटने लग गए। तो मैं जेन जी जो है, अभी कई बार ऐसा देखा है कि अपने इस एसेंस से, इंडियन आर्ट फॉर्म से डिस्कनेक्ट हो रहा है या गैप बढ़ता चला जा रहा है। ये कैसे गैप कम हो सकता है या क्या है? मतलब अभी भी मैं देख रहा हूँ कि युवा बहुत डिस्ट्रैक्टेड सा हो गया है। तो इन नटशेल आप क्या पीस ऑफ एडवाइस देना चाहेंगे यार? देखिए पहले मैं थोड़ी सी कड़वी बात बोलता हूँ, हमें यूथ को ब्लेम नहीं करना चाहिए। जो यूथ से एक जनरेशन पीछे है ना, आपकी मेरी जनरेशन, बिल्कुल हमसे एक जनरेशन पीछे, हम लोगों को हाई टाइम वी शुड एक्सेप्ट हमने क्या गलती की। पर्सनली आपने नहीं की होगी, नहीं, मैं ये भी कह रहा हूँ गलती की, और कई बार वो एक ऐसा ट्रिगर, और जैसे आपने कहा ना कि कल्चर को डिस्टॉर्ट करने की एक रणनीति होती है जो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो रिपल इफेक्ट
क्रिएट होता चला जाता है, ये डोमिनो इफेक्ट, एक छोटा सा डोमिनो होता है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं। यस प्लीज। सर्टेनली, लेकिन ये गलती हमारी हाँ अपनी हाँ है। हाँ, वो भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। हाँ, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एज आई सेड, पर्सनली आपने नहीं किया होगा, पर्सनली मैंने नहीं किया होगा, लेकिन हमारी जनरेशन ने किया है। नहीं, मैं इसको करेक्ट ऐसे कर रहा हूँ आजकल। मैं अपने बेटे को सुबह मेडिटेशन कराता हूँ, तो उसमें क्या है, जो बैकग्राउंड में इंडियन म्यूजिक या राग ही चल रहे होते हैं। और अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी इसको लास्ट 1 मंथ से प्रैक्टिस करना शुरू किया है कि सुबह मैं उनको मेडिटेटिव स्टेट में एटलीस्ट हाफ एन आवर मेडिटेशन कराता हूँ। योगा है, पॉजिटिव एफर्मेशंस है, बट बैकग्राउंड में मैं ये राग चलाता। जैसे मुझे ज़्यादा तो एक बेसिक जो स्पीक मैके के माध्यम से मुझे पता चला कि आप जैसे आर्टिस्ट से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो उसमें यह है कि जो राग, जैसे मॉर्निंग वाला राग है, तो यूट्यूब मिल जाता है, तो वो मैंने प्ले कर दिया। तो मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि अपने हिस्से का हम अगर थोड़ा थोड़ा सा भी करें, तो आई हैव सीन कि जो फोकस है, कामनेस है, जो माइंड हमेशा वो मॉन्की माइंड इधर से उधर हॉप करता रहता है, वो थोड़ा सा स्टिल होता है। एंड अभी भी मैं जैसे सुबह आज 4 बजे से उठा हूँ और शाम को अभी हम 7 बजे इस ये पॉडकास्ट भी करो, बहुत सीरीज ऑफ इवेंट्स भी दिन भर में, तो आई फील कि अगर मैंने सुबह ये आधा घंटा 1 घंटा ही प्रैक्टिस किया ना, तो दिन भर फुल ऑफ एनर्जी रहती है। और जहाँ ये 2-4 दिन का गैप हो जाता है, तो ऐसा लगता है समथिंग इज मिसिंग, कुछ ना ऐसा है जो। और ये वाकई में मैं अपनी ऑडियंस से कहूँगा कि आप इसको करके देखिए, आपको विद इन 3 to 4 डेज में अपने अंदर चेंज नजर आएगा। आप इंडियन सर का संतूर आप गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, आपको इंस्ट्रूमेंट्स सर मिल जाएंगे प्ले करते हुए, तो आप उसको सुनिए। और कई बार मैं एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल ने कहा था कि बच्चों को तो हमेशा फास्ट फूड ही पसंद आएगा। ये आपकी उस बात से मुझे ध्यान आया, ये हमारा कर्तव्य है कि बच्चों को ये बताएं कि दाल, साग ये हमारे सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से जो इंडियन राग्स हैं, इंडियन इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल आर्ट फॉर्म म्यूज़िक है, ये हमारे मन के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक जैसा आपने कहा था, ये जो हाई बीट्स चल रही होती हैं, धप 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 गाड़ियों में चल रहा है, यू वर सेइंग ना कि वो हमारे हार्ट। मैं उस पर भी जिक्र करूंगा आपको। देखिए, पहली चीज़ मैं आपको बताऊंगा, जो मैं आपसे कह रहा था कि हमें अपनी गलती माननी चाहिए। गलती हमारी कहाँ है? हम ये लेके चले कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्योंकि क्या ये थॉट प्रोसेस आज से 2 जनरेशन पीछे था? नहीं था। ये आया कि नहीं, जिंदगी की इस दौड़ धूप में आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको टीचर बनना है, व्हाटएवर, खूब सारा पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। आपका फोकस एक अच्छी जिंदगी से कहीं शिफ्ट होके अच्छी जिंदगी के डेफिनेशन बदल गए। उसमें परिवार सेकेंडरी हो गया। तभी आज हम कहते हैं जी, व्हाट कुछ टर्म यूज करते हैं, माइक्रो फैमिलीज, जॉइंट फैमिली, माइक्रो फैमिली। क्या है जॉइंट फैमिली, माइक्रो फैमिली? मैं अपने ब्रदर के साथ रह रहा हूं, आप कहेंगे जॉइंट फैमिली है। जॉइंट फैमिली कैसे है? फैमिली है। जॉइंट फैमिली क्या होती है? हम जब छोटे थे, फॉर इयर्स टुगेदर, मुझे नहीं मालूम था नाना कौन है, नानी कौन है, बड़ी दादी कौन है। सबको तो डिफरेंट नाम से बुलाते थे। अब मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे नाना जी, हम उनको घर में सब लोग बोईटोट बुलाते थे। क्या बुलाते थे? बोईटोट। कश्मीरी में बोय होता है ब्रदर, अच्छा, टोट होता है प्यारा। अब शायद उनके ब्रदर ने उनको बोईटोट बोला होगा, सारी फैमिली ने उनको बोईटोट बुलाया। हम भी बोईटोट बुलाते थे। मेरी नानी को सब लोग प्यारी। ये जेन जी में बन सकता है, बॉय टोट सा ऐसा कुछ हैपनिंग सा लग रहा है। हो सकता है। अच्छा, मेरी नानी को सब लोग प्यारी बुलाते थे। एज किड्स ऑल्सो सब लोग उनको प्यारी बुलाते थे। डेफिनेशन कहीं नहीं है, नाना जी, नानी। अच्छा, मेरे नाना जी की मदर को शायद उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, क्योंकि दादी बुलाते थे, तो हम पूरी जनरेशन उनको बुलाती थी मदर, यानी मम्मा, मम्मा दादी। अब आपको क्या समझ में आने वाला है इससे? बिलीव मी, टिल 1987-88, मतलब ऑलमोस्ट मेरे 9 साल की उम्र तक
मुझे इन रिलेशंस का कुछ नहीं पता था। मुझे ये पता था ये मम्मा दादी हैं, ये बोईटोट हैं, ये प्यारी हैं। अब क्या ब्यूटीफुल है, आप ये देखिए, एक बच्चे को 50 लोग प्यार कर रहे हैं और उसे कोई डेफिनेशन नहीं पता। अभी मैं प्रेजेंटली अपने घर की बात बताता हूं। मेरे 2 नेफ्यूज हैं, वो बोलते हैं जो मैं बोलता हूं। तो वो मेरे ब्रदर को यानी अपने फादर को भाई बुलाते हैं, क्योंकि मैं भाई बुलाता हूं। अपनी मदर को नाम से बुलाते हैं, क्योंकि मैं मम्मा बोलता हूं तो वो भी मम्मा बोलते हैं अपनी ग्रैंड मदर को। वो पापा को पापा ही बोलते आए, तो वो मेरी तरीके से, उनका डोर जो है वर्ल्ड का वो मेरे से खुलता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आधे से ज्यादा लोग जो हमसे कनेक्टेड हैं वो सोचते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, अरे वाह, जब तक वो अपना मुंह खोल के चाचू ना बोले। हाँ, देखिए, तो वो भी म्यूजिक में है अभी, संतूर सीख रहे हैं। पढ़ाई का भी एक स्ट्रेस रहता है। यहाँ पे एक और एस्पेक्ट आता है। देखिए 1947 जब अंग्रेज फाइनली यहाँ से निकले, हमारी कंट्री बड़े ही डिफरेंट रूट पे निकल पड़ी। बिल्कुल। कि हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ एट्रोसिटीज, तो लोगों का शिफ्ट भी बदल गया। तो हालांकि मैं कह रहा हूं गलती है जनरेशन में, लेकिन वो गलती जानबूझ के नहीं गई, वो हालात ने क्रिएट की। लेकिन अब तो सुधर गए हालात, अब हमें वापस आना चाहिए। अब हमें ये मानना चाहिए कि एक बच्चा, देखिए मैं जहां जाता हूं मैं बच्चों को एक ही चीज बोलता हूं, मैं कहता हूं देखो भाई, इधर उधर करके मेरे ऊपर मत डालना, कहोगे कि मैंने बगावत करवा दी, पर अपनी जिंदगी में वो करिए जो आपको अच्छा लगे। अगर आप अपने लव को, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाएंगे, सबसे पहले आप खुश रहेंगे। आज लोग खुश नहीं है। एक आदमी गाड़ी में बैठा है और वो ड्राइव कर रहा है, आप उसका एक्सप्रेशन देखिए, वो ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं वॉर जोन में बैठा हुआ है। आपका पीस मारा गया है, आपकी पेशेंस मारी गई है, आपकी हैप्पीनेस मारी गई है, क्योंकि आप एक अलग जगह जा चुके हैं। आज का पेरेंट, अरे बच्चे को कौन संभालेगा, मोबाइल दे दो। सॉरी, जब बच्चा मोबाइल को एडिक्ट हो जाता है, फिर आप कहते हैं अब हम क्या करें। बच्चा अगर जंक फूड खा रहा है, दिया किसने? हम ही ने तो दिया। क्या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने खाया जंक फूड? नहीं। क्या हमारे पेरेंट्स ने खाया जंक फूड? नहीं खाया। हमारी जनरेशन ने खाया, हमारी जनरेशन, अब जो नई जनरेशन है वो खा रहे हैं। कौन खिला रहा है? हम ही तो खिला रहे हैं। तो हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। पहले हम अपने आप को ठीक करें। ये पहला विंडो अपनी ओर होना चाहिए। अपने आप को हम करेक्ट करें और उसके बाद फिर हम, ये वही बात हो गई, पहले खुद कुछ करो फिर दूसरों को बोलो। और मुझे लगता है कि हमारी, देखिए, जनरेशन बहुत टैलेंटेड है, हमसे तेज है। देखिए मैं अपनी बात करूंगा, मुझे तो मोबाइल आज तक समझ में नहीं आया, और हमारी जनरेशन ऐसी ऐसी गेम्स इस मोबाइल के ऊपर खेलती है, मुझे तो समझ में नहीं आता है करते कैसे हैं। यानी ब्रेन कितना तेज है। आप AI यूज करते हैं? मैं AI यूज करता हूं, लेकिन विद अ वेरी डिफरेंट पर्पस। कौन सा? suno.ai एंड ऑल ऐसे कभी आप? मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूं, बट नॉट फॉर कंपोजिशंस। ओके। मुझे लगता है दैट्स अ वेरी अमेजिंग पार्ट, मींस कि म्यूजिक भी है, आप बदलते वक्त के साथ अपने आप को उसमें ढाल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए अभी तो मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास सॉफ्टवेयर्स में AI टूल्स बहुत टाइम से धीरे धीरे आए हुए हैं। AI का एक और डेफिनेशन होता है, एंशिएंट इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, एंशिएंट इंटेलिजेंस। तो कहीं ना कहीं अब आज जो हमारा डिस्कशन चल रहा है, एंशिएंट इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी, तो हम उसका ब्लेंड है। आप देखिए, हम लोग से फॉर एग्जांपल एक रफ ट्रैक बनाया। अभी रफ ट्रैक में आपको इमीडिएटली क्लाइंट को भेजना है, आपके पास टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कुछ प्री एग्जिस्टिंग मास्टरिंग टूल्स यूज करते हैं। ओके। वो भी तो AI है, मतलब जैसे 3D हो गया, वो 2D है, और वो बहुत खूबसूरत तरीके से उसको ट्रीट कर जाता है। ग्रेट। लेकिन जब मैं गाना फाइनल मास्टर करूंगा तो मैं ये यूज नहीं करूंगा। देन आई यूज माई एयर, आई यूज माई ब्रेन, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आप AI आपको इमोशन नहीं दे सकता। कैसे देगा इमोशन? नहीं दे सकता।
अगर आपको चोट लगी है तो एआई वो दर्द नहीं दे सकता, वो आपको मेडिसिन बता सकता है कि कौन सी लगानी चाहिए। आपका हाथ थोड़ा सा जल गया है तो आप बर्नॉल लगा लीजिए, ये एआई बोल सकता है, लेकिन उसमें माँ का प्यार आएगा ये एआई नहीं दे सकता। देखिए, एआई को हमें बहुत इंटेलिजेंटली यूज करना चाहिए। अगर हमने अपने ब्रेन को साइड में रखा और हमने अपने, जिसे आप कहें कि आपकी डिपेंडेंसी बढ़ गई एआई पे, तो फिर जहां हम जाने वाले हैं वो तो पता नहीं क्या होगा, डिजास्ट्रस। हम जहां रहते थे वहां से रफली 300-400 मीटर पे झेलम था। झेलम भी कम से कम 100 मीटर चौड़ा है। वहां से अनदर 500 मीटर्स अवे लोग मशाले लेके नाराए तकबीर और ये सब, अल्लाह अकबर, ये सब चल रहा है। तो ये बात हम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मैं कहाँ डरता हूँ। मुझे अभी कश्मीर में किसी ने पूछा 1990 के बारे में आप क्या सोचते हैं, मैंने कहा ब्लैक डॉट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। यस, यही है सच। वो जो आवाज़ें थी वो मुझे आज भी पता है वो आवाज़ें क्या थी। अब आप सोचिए 11 साल का जो बच्चा होगा, आज 11 का 21, 31, 41, 35 साल हो गए, पर मुझे वो सीन अभी भी याद है। स्काई रेड था उस दिन, कितनी मशालें रही होंगी, वो सारे हाथ में लेके घूम रहे हैं इस तरीके से। कश्मीर में गलत तो बहुत हुआ। हाँ, एक चीज मैं जरूर बोलता हूं, आप पूरे सोसाइटी को लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है सबके सब गलत थे। अगर सब गलत होते तो फिर एक भी मुसलमान नहीं मारा जाता। वो भी मुस्लिम्स थे जो अपने हिंदू नेबर्स के लिए खड़े हो गए। कश्मीर में मुझसे किसी ने कहा कि हमने थोड़ी ना किया, मैंने कहा बिल्कुल नहीं किया। मैं तो कहता ही नहीं हूं कि किया, क्योंकि मैं ये चीज जानता हूं बहुत कम परसेंटेज था जो गलत रास्ते पे निकल गया, लेकिन बहुत बड़ा परसेंटेज था जो चुप रहा। यस, बात वही है। मैंने कहा साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। मैंने कहा आपकी साइलेंस को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि अगर आप बोलते तो आप भी मरते, लेकिन चुप रहे ना आप। मैंने कहा मुझे चुप रहना नहीं आता, मुझे पापा ने वैसा नहीं बनाया है, मैं चुप नहीं रह सकता। सिंपल है, आपने जो हो रहा था उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। अगर सारा कश्मीर सड़क पे उतरता कि ये नहीं होगा तो नहीं होता, और आज सब भुगत रहे हैं। हाँ, कश्मीरी पंडित हमारी कम्युनिटी में जितनों को मारा सो मारा, लेकिन उसके बाद किन को मारा? उनके बाद तो उन्हीं को पकड़ पकड़ के मारा। से आप डेविल पालेंगे तो फिर तो वो अपने बच्चों का फ्यूचर खराब किया, टूरिज्म तबाह किया, एजुकेशन खत्म कर दी। कभी किसी के दिल को ये ना चोट नहीं आई कि ये इतने सारे कश्मीरी बाहर क्यों हैं, ये टेंटों में क्यों रह रहे हैं। मैं किसी रिलीजियस उसमें नहीं घुस रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक आदमी अपनी स्टेट से निकल के दूसरी स्टेट में जाता है और कपड़े के टेंट में रहता है। क्या हमारी ह्यूमैनिटी इतनी लो हो गई थी कि हमें दिख ही नहीं रहा था कि ये क्यों रह रहा है टेंट में? क्यों नहीं किसी की आवाज उठ रही थी? आज उठी। लम्हों ने खता की और दशकों ने भुगतान, यही तो है। तो वो उस समय जो हुआ है, कहने को ऐसा लगता है कि भाई, वही मैं कहता ना कि आप इमेजिन करके देखो कि आप आए हो और आपके घर के बाहर ऐसा मॉब एक आ रहा हो, उस घर में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, क्या जो विचार नहीं आते होंगे और क्या जो खौफ ज़्यादा हो जाता होगा इंसान। पत्थर दिल ही होगा जो इस चीज़ को कह दे, बहुत हल्के में ले जाए। कश्मीर ने इतना भुगता है, इतना भुगता है, वो सॉफ्ट हार्टेडनेस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। मैं आपको 89 का एपिसोड बताता, हमारे घर पे एक लेटर आई। हम 3 बच्चे थे घर में, बच्चे मतलब इन द सेंस कि यंग जनरेशन। सबसे छोटा मैं, एट द एज ऑफ 11। मुझसे 5 साल बड़े मेरे बड़े ब्रदर, और हमारे नेपाली हेल्पर।
तो हम तो उनको भैया करके ही बुलाते थे। कुछ उनको ऐसा लगा कि ये 3, क्योंकि रिलेशन ऐसा होता था हमारे, मैंने बचपन में सर्वेंट टर्म यूज नहीं किया। मुझसे कोई पूछता ये बहादुर कौन है तो मैं कहता था भैया, हमें तो यही पता था। तो हमारे घर पे लेटर आई, बड़े 2 बेटे हमें दो जिहाद के लिए और छोटा वाला अपने लिए रखना। तो मम्मी ने क्या किया, रातों रात मेरे ब्रदर को, नॉन थे सिक्योरिटी में, बीएसएफ में बहुत सारे इतना रिगार्ड करते थे, तो उनसे बात की, वो रात को आए और मेरे ब्रदर को लेके चले गए और उनको जम्मू ले गए। बीएसएफ के जो वहां पे हेड थे, कोई पापा मामा के फ्रेंड थे। एंड नेक्स्ट डे दोज पीपल केम कि, और जो हमारे वो नेपाली थे उनको कहीं भेज दिया कि आप 1-2 दिन के लिए कहीं और रहो। और मुझे मम्मी ने कहा कि अगर ये लोग आएंगे मैं तुम्हें फ्रिज में डाल दूंगी। ओह माय गॉड, फ्रिज में। अब ये तो विंटर सीजन था तो फ्रिज तो वैसे ही बंद था, तो ऐसा नहीं कि मैं ठंड से नहीं मर है जाता। सर, आप ऐसे कैसे बता सकते हो, मतलब हद है। तो मैंने मम्मी को बोला, अब ये पुरानी बात है, मुझे तो याद भी नहीं है, तो मम्मा ने मुझे बताया, तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं तो फ्रिज में मतलब मर जाऊंगा। तो मम्मी ने कहा नहीं, मैं थोड़ी सी गैप रखूंगी ताकि हवा चले। एंड दोज पीपल केम, और वहां देखा वहां कोई है ही नहीं। तो जैसे वो कहाँ है, तो मम्मी ने कहा वो तो अपने नाना के यहाँ जाता था, वो लोग सुबह आके उसको ले गए, तो आप वहां जाइए, वो फतेहगढ़ में है, आप वहां चले जाइए। दूसरा कहाँ है, तो कहा वो तो घर में काम करने वाला लड़का है, तो जब हालात खराब हो गए तो वो वापस चला गया, वो तो यहाँ नहीं। भाई ये सब हुआ है। आप मुझे बता रहे हो, मैं तो मेरी आंखों में, मतलब क्या बताऊं। अब ये है कि सिर्फ मेरी लाइफ का एक फिलॉसफी है, मैं पास्ट को लेके क्रिब नहीं करता, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ, सीखना जरूरी है। पास्ट आपके फ्यूचर का रिफ्लेक्शन है, अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो यही दोबारा होगा। और मुझे मैं नहीं कहूंगा दुख है, लेकिन मुझे ताजुब है कि हम चुप रहे एज कंट्री उस टाइम पे, जब एक पूरा, देखिए जिसको आप कहते हैं ना मास एक्सोडस 1990 का, वो एक जेनोसाइड है। और हमें वर्ड्स मिंगल अराउंड नहीं करने चाहिए, बिल्कुल, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए ये हुआ है, और अपोजिट पार्टी को भी मानना चाहिए कि ये गलत हुआ है। सबको मानना, कहाँ मान रहे हैं, मानकर उसको हर किसी को, हर कोई जस्टिफाई करता, बॉल इधर फेंक देता, उधर फेंकता, अपने गम को कोई बड़ा दिखा देता है, कोई कहता हमने ये किया, सब बकवास की बात है। कश्मीर, मैंने किसी को एक चैनल पे भी यही बोला था, 1990 ह्यूमैनिटी के ऊपर एक काला धब्बा है। क्योंकि देखिए ये हिटलर का टाइम नहीं था, बिल्कुल, कि लोगों को पता नहीं आजाद लगता भारत था। में है ये हमारी कंट्री में हुआ। हम एज कश्मीरी पंडित्स हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये तो 5-10 दिन की बात है, 5-10 दिन 2 हफ्ते में बदल गए, ये महीने भर की बात है, ये 6 महीने की बात है, साल भर की बात है, ये 2 साल की बात है, 5 साल की बात है, 10 साल की बात है, 15 साल की बात है, करते 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 हम 2020 तक पहुंच गए थे। प्रायोरिटी ऑफ लाइफ बन गई, शाम का खाना कैसे खाएंगे, बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, कंफर्ट से एकदम सर्वाइवल मोड पे आ गए। कि मैंने अपनी जिंदगी में देखा कि आपकी जिंदगी आपको एक रात पैलेस में रख सकती है और अगले दिन आप सर्वेंट्स क्वार्टर्स में हो सकते हैं। मैं कश्मीर से जब दिल्ली आया तो हम जहाँ रहे वो सर्वेंट्स क्वार्टर था, नीचे गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे तो ये, और मैं तो तब भी कहूँगा हमने तो कुछ भी नहीं सहा। जो कम्युनिटी टेंट्स में रही है, रात को सोते थे, सुबह देखते थे क्या हुआ जी, सांप काट के चला गया, वो तो पता नहीं क्या क्या सहे। इन सारी चीजों में इतने साल गुजर गए। तीसरी जनरेशन है मेरी जनरेशन, मैंने डार्क साइड ऑफ कश्मीर देखा है। चौथी जनरेशन जो कश्मीर में पैदा ही नहीं हुई, उनके लिए कश्मीर शायद एक टूरिस्ट स्पॉट है। नाउ फ्रॉम वन जनरेशन जो इस गम में मरे काश हम अपने घर वापस जाते, उनकी तीसरी या चौथी पीढ़ी ये कह रही है ये तो टूरिस्ट स्पॉट है। आप देख रहे हैं माइंडसेट कितना चेंज हो गया। और कश्मीर में बदलाव बहुत आए इस बीच में।
वो जो एक वहाबी इन्फ्लुएंस है वो बहुत अटैक हुआ वहां पे उस चीज का. व्हाई? टू किल कश्मीरी थॉट, डेफिनेटली. जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे कि कश्मीर का सूफीज्म दूसरी सूफीज्म बेल्ट से बहुत अलग है. तो इसको पूरा ही खत्म कर दो. और अगर आपने कश्मीरी थॉट को ही मार दिया तो फिर काहे का कश्मीर. बिल्कुल. आई थिंक मैं कोई अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे बहुत हैं. अगर किसी को भी ये लगता है कि वो कश्मीरी कल्चर को मार सकेंगे, ऐसा होने से नहीं. हम होने नहीं देंगे. कैसे होने देंगे? मैं कोई अकेला थोड़ी ना हूं, बहुत हैं. काम करने वाले लोग बहुत. आपने अपने कला है, संस्कृति है, अपना, मैं कहूँगा म्यूज़िक से आप ना केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में एक रिनाउंड पर्सनालिटी हैं, जिसको मैं मतलब आज मैंने लाइव संतूर जब एक्सपीरियंस किया तो मैं उस वाइब्रेशन को, उस डिविनिटी को मैं खुद एक्सपीरियंस कर पा रहा था. एंड ट्रस्ट में ये मेरा एक ड्रीम था. मैंने जैसे बताया कि मुझे संतूर एक्सपीरियंस करना था. तो हमारा एक गुड लक कहूँगा या ऊपर वाले की कृपा थी कि आपका लाइव म्यूज़िक हमको एक्सपीरियंस करने का मुझे मौका लगता है मिला. मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ. देखिए, आप अपनी ज़िंदगी में एक लाइफ को भी टच कर पाएं तो मुझे लगता है आप कुछ कंट्रीब्यूट करके चले जाते नहीं, हैं. डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे जो युवा हैं, हमने आपकी जर्नी भी समझी एज अ कश्मीरी पंडित, और पूरा हमने लाइफ स्ट्रगल आपका देखा. हम भी चाहेंगे कि चीज़ें थोड़ा सा बेहतर हों. मैं आपको इसमें एक जल्दी मुझे लगता है हमारा पॉडकास्ट काफ़ी खिंच गया. 2013 में वहाँ पे हमारे जो लेजेंडरी म्यूज़िक कंडक्टर हैं जुबीन मेहता साहब, वो कश्मीर आए और मेरा कंपोजिशन था जो बवेरियन स्टेट ऑर्केस्ट्रा जो जर्मनी का है, 100 पीस ऑर्केस्ट्रा, मेरे कश्मीर के म्यूजिशियंस, उन्होंने भी कंडक्ट किया, मैंने भी कंडक्ट किया. ये एक हिस्टोरिक इवेंट था. 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में लाइव ये टेलीकास्ट हुआ. और हमारे जो वहाँ के बेचारे ये सो कॉल्ड सेपरेटिस्ट, इन्होंने कॉल दी कि इस फंक्शन में कोई नहीं जाएगा. कुछ रीजंस, पता नहीं क्या रीजंस उन्होंने बनाए, जिसका कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं. वो ढूंढ लेते हैं. ढूंढा करते थे. तो उसका असर प्रोग्राम पे ज़रूर हुआ कि प्रोग्राम शायद ओपन भी किया जा सकता था टू जनरल पब्लिक, लेकिन फिर उसमें बहुत सारी वो रिस्ट्रिक्शंस आ गई, टू मच सिक्योरिटी इन्वॉल्व हो गई, ये सारी चीज़ें हुई. इस बीच में मेरे 2-3 म्यूजिशियंस जब हम रिहर्स कर रहे थे तो वो बड़े घबराए हुए मेरे पास आए. ऐसे क्या हुआ? कहा हमें किसी ने थ्रेटन किया, अभय वापस चला जाएगा तब तुम्हें देखेंगे. मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज था क्योंकि कश्मीरी म्यूजिशियंस को थ्रेटन करना ये मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज था कि ऐसा क्यों हुआ. और ये जो कुछ सेपरेटिस्ट हैं, इनमें से किसी से मेरी बात हुई, हालांकि मैंने तो ज़बरदस्त डायलॉग मार दिया. अब 2013 में मैं भी छोटा था, मैं 12 साल पुरानी बात कर रहा हूँ. लेकिन मेरा एक ही चीज़ था, कल्चर में मैं आप लोगों को घुसने नहीं देने वाला. लेकिन ये मैं आपको बताऊं, ये जो कॉन्फिडेंस है ये मुझे बेसिकली कैसे आई, विद द वर्क जो दादाजी ने किया है, पापा ने किया है, और उसके बाद फिर मैंने भी किया. मैं साइंटिफिक बात बताता हूँ आपको. म्यूज़िक आपको सोचने पे मजबूर करता है. ये उसका असर है. ये कोई भी कर सकता है. ये इसमें आपको कोई ब्लेस्ड सोल नहीं चाहिए. कोई भी म्यूजिक बजाएगा, कीबोर्ड पे भी बजाएगा, उसका असर होगा ही होगा. और अगर वो हमारे साज हैं और हमारा संगीत है, और खासतौर पे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, उसका असर होगा ही होगा. जब आपके नर्वस सिस्टम पे, आपके थिंकिंग पावर पे म्यूजिक का ये असर होता है, आप सोचना शुरू करते हैं. डेफिनेटली. जो ही आप सोचेंगे आपको एक पॉज आएगा, वही पॉज आपका डिसीजन डिसाइड कर. मोस्ट ऑफ द क्राइम्स उस हीट ऑफ द मूवमेंट में होते हैं. डेफिनेटली. और अगर उस टाइम पे 1 सेकंड की भी आप ब्रेक दे दें और आदमी ने सोचा, वो क्राइम नहीं होगा. काफी पॉसिबिलिटी है नहीं होगा. डेफिनेटली. म्यूजिक ये पॉज देता है आपको. फादर साहब हमेशा
मुझे कहते थे, एक टर्म यूज़ करते थे, उर्दू का टर्म है वक्फा। वक्फा होता है पॉज। वो मुझे समझाते थे अपने म्यूजिक में पॉज लाओ। वो एक डिफरेंट वे से बोलते थे, लेकिन पॉज, ब्रीथ करना। आपको गुस्सा आ रहा है, आप एक बार सांस ले लीजिए। 100 में से 90 लोग थम जाएंगे। म्यूजिक वो पॉज देता है आपको। आई थिंक हम म्यूजिक को, यही मैंने किया है। मुझ में एक चीज रही है, मैं कभी डरा नहीं। वो ऊपर वाले की एक कृपा है कि मैं जाता नाम था। क्या फुल, वो मतलब क्या हो अभय शब्द का? अभय लॉर्ड शिवा का एक नाम है, यानी निर्भय। भैया मैं कह रहा हूँ आप अपने नाम को सार्थक करें। देखिए, सारा बड़े बुजुर्गों की देन है। हम तो उन्हीं का एक रिफ्लेक्शन है। और ये काम तो इससे भी बड़े बड़े काम हो चुके हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। लेकिन मैं लोगों को हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। बिल्कुल। एंड लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि 2 पॉइंट्स हमारे इस करंट जनरेशन के लिए, और कोई बुक आप अगर रिकमेंड करें, ये हमारे लिए सौभाग्य होगा और डेफिनेटली मैं भी उसको फॉलो करूँगा। मैं रिकमेंड करूँगा, कोई भी बुक उठाइए जो इंडियन राइटर ने लिखी हो, कश्मीरी राइटर ने लिखी होगी, थोड़ा सा कश्मीर ज़रा स्टडी करिए। ग्रेट। आपको आपको अपने भारतीय होने पे गर्व हो जाएगा जब आप कश्मीर की हिस्ट्री सुनेंगे। मैं आपको इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक राइटर हैं, आज के राइटर हैं आशीष कौल जी। आशीष कौल जी। उन्होंने स्त्री देश लिखी है। स्त्री देश जी। ओके। बेसिकली अननोन फीमेल वॉरियर्स ऑफ कश्मीर। ओह। अब आप देखिए, हम कश्मीर में फीमेल वॉरियर्स की बात कर रहे हैं। कश्मीर एक ऐसी जगह रही है जहां फीमेल वॉरियर्स रहे हैं, एक से बढ़कर एक, राइट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा's टाइम। और उसके बाद बहुत सारी हैं, क्वीन दिद्दा है, और भी कई राइटर्स ने इस पे लिखा है। अगर आप इतना ही कश्मीर पढ़ेंगे, आपको एक तो कश्मीर की हिस्ट्री पता चलेगी। भले ही 1947 में इंडियन फोर्सेस कश्मीर गई हों, लेकिन दैट डजंट डिफाइन ये जो ये हमारे बेचारे अनपढ़ जाहिल नेबर्स हैं, वो जो ये बातें करते रहते हैं। आपको ये पता चलेगा कश्मीर की इंपॉर्टेंस इस पूरे एरिया पे कितनी है। डेफिनेटली। और जैसे मैंने कहा था, ये हम ही हैं, तो हमें जानना भी तो जरूरी है, क्यों है, कैसे हैं, कब से हैं। तो थोड़ा सा कोई भी राइटर, कश्मीरी राइटर उठाए, नहीं तो फिर वही होगा, ईरान से संतूर आया। चलिए, आप कश्मीर को जानेंगे, शायद आप अपने आप को जानेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आपने अपनी जो जर्नी हमें बताई, और जो कंट्रीब्यूशन आपकी फैमिली ने कश्मीरी कल्चर और इंडियन आर्ट फॉर्म, म्यूज़िक फॉर्म के लिए दिया, अमेजिंग। और बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स और आपने जो इंसिडेंट्स बताए, जो आपने गो थ्रू किए हैं, रियली मतलब कई कुछ चीज़ों पे हमें शर्मिंदगी भी महसूस होती है, और मैं चाहूँगा कि चीज़ें नॉर्मलाइज हों, बेहतर हों। उसी नोट के साथ मैं आप सभी को कहूँगा कि इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, और अपने उन फ्रेंड्स तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर पहुँचाएं जो कश्मीर से, अपने देश से और अपनी कला से प्रेम करते हैं। और ज़रूर इस पॉडकास्ट को आप आगे शेयर करें। सो मैं सार्थक, पंडित अभय सुपोरी जी की तरफ से साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। और थोड़ा सा मैं आज, मेरा मन भी थोड़ा सा मैं भारी भी हो गया आपकी जर्नी सुन के। एंड थैंक यू, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।